नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे। लेडी हॉरोस्कोप है और जिनकी जन्म की तिथि है 12/6/1968 को शाम के 5:20 में गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश में है, इनका जन्म हुआ है। इनकी जन्म कुंडली निकल रही है वो हमें देखने को मिल रही है कि वृश्चिक लगन और धनु राशि की ये जातिकाएँ हैं। वृश्चिक लगन की जो क्वालिटीज़ होती है उसको थोड़ा हम लोग ध्यान में दे देते हैं। वृश्चिक जो होती है स्कॉर्पियन हम लोग जानते हैं, तो उसकी गुण भी इसी जो जातक जातिका है उसमें भी छुपी रहती है। वो गुण क्या रहती है, ऐसे लोग कभी भी दूसरे के किसी भी बातों में या काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही ये पसंद करते हैं कि दूसरे इनके काम में या इनकी ज़िंदगी में आके इंटरफेयर करें। ये किसी की रास्ते में कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हैं और अपने आप में ही रहना चाहते हैं। थोड़ी छुपी, थोड़ी हिडन, थोड़ी इंट्रोवर्ट ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई अगर इनको नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए इनके पास अपनी जहर है, जिनके द्वारा ये अपने जो शत्रु हो या जो भी बाधा या इनकी ज़िंदगी में उत्पन्न कर रही है उसको अपने से दूर कर सकते हैं। ये काबिलियत भी, ये स्ट्रेंथ भी इनमें रहती है। लोग इनसे थोड़ा डरते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा डर के रहते हैं, थोड़ा दूर भी रहना चाहते हैं। तो इस तरीके का कैरेक्टरिटीज़ ऐसे लोगों में होती है। धनु राशि की जातक जातिकाओं की जो मेन क्वालिटीज़ होती है वो है ज्ञान। ऐसे लोगों में ज्ञान काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि चंद्रमा और जुपिटर की कनेक्शन बनती है। जुपिटर के घर में चंद्रमा आना और धनु राशि की जो सिंबल है वो एरो लेके कोई पकड़ा हुआ है और अपने जो एम है उसके ऊपर फोकस कर रही है। तो ये ज्ञान की बात है, ये नॉलेज की बात है। ऐसे लोग काफ़ी नॉलेजेबल और ज्ञानी होते हैं। जनरली मेनली इनकी जो ज्ञान होती है वो धार्मिक की साइड में, आध्यात्म की साइड में ज़्यादा होती है। वैसे भी मैक्सिमम सब्जेक्ट में इन लोगों के काफ़ी नॉलेज रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज रहते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बाकी सारे जो घर है उसमें कौन कौन से प्लैनेट है और उसकी क्या कंडीशन है। तो सेकंड हाउस में हम लोग शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हाउस से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हाउस में खाली है, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है नहीं। फर्स्ट हाउस की जो लॉर्ड है वो है मंगल, और ये जो मंगल है ये उनका 6 हाउस का भी लॉर्ड है, 1 और 6 का लॉर्ड है। और ये बैठा हुआ है 8वें घर में, 8th हाउस में। मंगल जब 8th हाउस में बैठ जाए तो मंगल दोष पर उत्पन्न करते हैं। मैं इस दोष को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। ये दोष जो होती है जो मैन होते हैं, लड़के होते हैं, उनके अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो उनके कैरियर की शुरुआत में कुछ स्ट्रगल होती है और थोड़ी अनस्टेबल टाइप की इनके कैरियर रहते हैं और कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैरिज से मंगल दोष की बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। हाँ, किसी किसी की लड़की में की ये देखा जाता है कि उनकी मैरिज होने में थोड़ी दिक्कत पैदा करती है, बस यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन फर्स्ट हाउस और 6 हाउस की लॉर्ड जब मंगल है और वो 8th हाउस में बैठ रही है, 1 6 8 का कनेक्शन अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों में बीमारी के कारण ऑपरेशन का होना या बड़ी एक्सीडेंट होने का खतरा, जिसके कारण आपको ऑपरेशन करनी पड़े, ये सारी चीज़ों का खतरा रहता है। तो इनके भी उसी तरीके का खतरा रहेगा, ऑपरेशन का, एक्सीडेंट का खतरा इनमें रहेगा। ऐसे लोग जब बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब फ्रिक्वेंटली इनका एक्सीडेंट होता रहता है, छोटा मोटा, और खून बहता रहता है। ये क्वालिटीज़ रहती है, हम लोग बचपन से ही हम लोग पता कर सकता है। जिन लोगों के भी 8th हाउस में मंगल, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, साथ में 6 हाउस का भी कनेक्शन जुड़े थे, ऐसे लोगों में जो खासियत होती है कि बचपन से ही पता चल जाती है कि इनमें एक्सीडेंट का जोग है, इनमें कट का जोग है, इनका ऑपरेशन का जोग है, क्योंकि बचपन में इनके बहुत ज़्यादा कटते हैं, खून बहता है, छोटा मोटा लेकिन बहता है। तो ये एक चीज़ इनका रहेगा, खतरा रहेगा। अभी मंगल को देखेंगे, मंगल किसके नक्षत्र में अगर बैठा है तो मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो ये खुद का ही नक्षत्र है। ठीक है, इसके साथ इसी मृगशिरा नक्षत्र में अगर हम लोग देखें तो मरकरी भी बैठा हुआ है। ठीक है, मरकरी भी इसी नक्षत्र में अगर हम लोग देखें तो देखेंगे, एक मिनट दिए, तो इसी नक्षत्र में सन भी बैठा हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल भी बैठा हुआ है और मरकरी भी बैठा हुआ है। सन दूसरे घर में है लेकिन फिर भी एक ही नक्षत्र में है, तो ये भी मंगल के अंडर में ही आ जाएगा। तो सन जो है वो 10th हाउस का मालिक है, करेक्ट। और मरकरी जो है वो भी मृगशिरा नक्षत्र में है, वो 11th हाउस का मालिक है। तो 11th हाउस का जब कनेक्शन जुड़ रही है तो आपको रिकवरी भी होगी, आप रिकवर भी कर पाएंगे।
10th हाउस जो है उस रिकवरी को थोड़ा पोस्टपोन भी करेगा। तो जब भी आपका इस तरीके का चांसेस आएगा जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या फिर उसके लिए ऑपरेशन या इसकी कनेक्शन जुड़े, तो उसमें रिकवरी तो आएगी लेकिन लेट होगी। तो ये हेल्थ में थोड़ी डिफेक्ट को हमें दिखाती है ये हॉरोस्कोप। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में चंद्रमा रहना बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों की लिक्विड मनी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती रहती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग प्लानट है। तो जिनके कारण क्या होती है, ऐसे लोगों के ज़िंदगी में पैसे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और लिक्विड मनी भी बहुत जल्दी आते हैं, और रहता भी नहीं है, लंबे समय तक आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरीके का इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है। लेकिन ये जो चंद्रमा है इसकी साथ में ना ही सामने के घर में ना ही पीछे के घर में कोई भी प्लैनेट है, तो ये केमद्रुम दोष बनाती है। केमद्रुम दोष बनाए और सेकंड घर में बनाए तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कहना चाहते हैं वो ठीक तरीके से या एकदम कंप्लीट लोगों को बता नहीं पाते हैं। मतलब आप आधा कुछ बोलने गए और आधा बोल के ही वापस आ गए, इस तरीके का, या फिर बोल रहे हैं कुछ समझाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का कारण कम्युनिकेशन में थोड़ी जो है प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है इन लोगों में। दूसरी जो चीज़ क्या होती है कि रिलेशनशिप में तनाव रहते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है रिलेटिव के घर भी होते हैं। तो रिलेशनशिप में तनाव रहते हैं, कुछ ना कोई किसी के रिलेटिव के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रह पाती है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब चंद्रमा जो है वो है आपके 90वें घर के मालिक। दोनों को कनेक्शन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो किस्मत के सहारे इन लोगों को काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि 9 हाउस जो है 9th हाउस जो होती है वो किस्मत की जगह होती है, भाग्य की जगह होती है। तो भाग्यपति जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, कमज़ोर है लेकिन है। तो उसके कारण क्या होगी, भाग्य के कारण आपको जो ज़िंदगी में काफ़ी धन की प्राप्ति ज़रूर हो पाएगी। ये हमें यहाँ से पता चल रही है। चंद्रमा जो है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र है। तो शुक्र जो है चंद्रमा के साथ अच्छी जुक्ति बनती है। और शुक्र जो है आपके कहाँ पे बैठा हुआ है, अगर हम लोग देखें तो 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो पति के कारण भी आपको अच्छी फाइनेंशियली सक्सेस या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, या आपके कारण आपकी शादी होने के बाद आपकी पति की जो कैरियर है उसमें अच्छी प्रोग्रेस मिलता हुआ ज़रूर दिखा होगा। बात करते हैं आपकी थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस जो है आपकी और 4th हाउस जो है उसकी मालिक बनते हैं शनि, और ये बैठ रही है 5th हाउस में। तो जिनके कारण खुद के घर बार होने में तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि 4th हाउस का मालिक या 3rd हाउस का मालिक अगर 5th हाउस में बैठ जाए अच्छी बात है। लेकिन 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है, साथ में राहु, दोनों का ही नक्षत्र अगर देखें तो रेवती नक्षत्र है, जो है जिसकी लॉर्ड बनते हैं मरकड़ी आपकी 11th हाउस की लॉर्ड है और आपकी 8वें घर के मालिक है। तो 11th हाउस मतलब 5th के साथ 11th हाउस कनेक्शन जुड़ रही है, मतलब संतान की प्राप्ति होना, संतान अच्छे सक्सेस अचीव करना ज़िंदगी में, मतलब जो आपके संतान हो ज़िंदगी में अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे, वो हमें पता चल रही है। 8th हाउस का कनेक्शन जुड़ना मतलब उनके लिए कुछ परेशानी या कुछ चिंता आप में रहेगी, चाहे उनका कुछ बिहेवियर हो या उनके बारे में, उनके करियर के बारे में या उनके हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, इस तरीके से भी हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ चिंताएं आपके संतान के कारण ज़रूर रहेगी। शनि और राहु जो जब जोग बनाती है ना, ये साधु सर्प जोग बनाती है, और ये 5th हाउस में होना मतलब ये दिखाती है कि संतान की जगह में कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। ऐसे लोगों में अक्सर जो देखा जाता है कि मिसकैरेज हो जाती है, संतान डिले हो जाता है, संतान में कभी ना कभी कुछ फिजिकली या मेंटल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है, ठीक है। उसको लेके आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, और सटन है तो डिले होने का भी एक चांस बनाती है। तो ये सारी चीज़ भी हमें 5th हाउस से पता चलती है। लेकिन 11th हाउस का कनेक्शन जुड़ रही है, तो जिनके कारण अल्टीमेटली सक्सेस तो मिलेगा ही, संतान अच्छा आगे चल के सक्सेस भी अचीव करेगा, ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं आपकी 6th हाउस की। उसकी लॉर्ड जो है मंगल, और पहले ही बता चुका हूँ 8th हाउस में बन रही है। उसके कारण आपकी जो हेल्थ में है वो डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, एक्सीडेंट का होना या ऑपरेशन का जोग जो है आपके हॉरोस्कोप में बन रही है। 7th हाउस में आपकी रवि और शुक्र है। 7th हाउस जो होती है शादी की जगह होती है, मार्ग भाव भी होती है, पार्टनरशिप, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप की जगह होती है। मैं शादी के बाद जो मैरिटल जो रिलेशनशिप है उसकी जगह होती है। तो ये जो सन है, रवि है, ये 10वें घर के मालिक है। तो 10वें घर के मालिक 7वें घर में रहना ये दिखाती है
कि ऐसे लोगों में एक तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ तनाव रहेगा, क्योंकि 6 और 10 ये दो जो घर है 7th हाउस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उसके लिए हमें 10 तो मिल गई है, जो दिखाती है कि रिलेशनशिप में तनाव तो रहेगा। बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं ऐसे लोग शादी के बाद की रिलेशनशिप को लेके। सन जो है उसकी एक क्वालिटी है, सन जो है गवर्नमेंट जॉब को दिखाती है, गवर्नमेंट के कामकाज को दिखाती है, पॉलिटिक्स को दिखाती है। तो इनके हस्बैंड का ऐसा होना चाहिए, चाहे वो उनका गवर्नमेंट का जॉब हो या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कामकाज हो। साथ में शुक्र भी है, तो ये इनके हस्बैंड को, कैरेक्टर को ये दिखाती है कि वो लग्जरी लाइफ लीड करते हैं, लग्जरी में जीना चाहते हैं और लग्जरी लाइफ एंजॉय भी करते हैं इनके हस्बैंड। ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 8th हाउस पहले ही बता चुका हूँ मंगल है, लेकिन यहाँ पे हमें बुध भी दिखेगा, जो बुध है आपकी 11th हाउस का मालिक, और साथ में ये 7th हाउस 8th हाउस का भी मालिक है। 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में घर में बैठा हुआ है, साथ में फर्स्ट हाउस के मालिक के स्टार में बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और इसके कारण क्या होगी, और साथ में 6, तो यहाँ पे भी हमें मरकरी के द्वारा 6-8 का कनेक्शन जुड़ रही है, क्योंकि मरकरी जो है 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है ना। 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। साथ में जो स्टार लॉर्ड है वो 1 और 6 का कनेक्शन जुड़ रही है, और साथ में 11th हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी। तो यहाँ से भी हमें हेल्थ में तकलीफ़ और उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब हेल्थ में तकलीफ़ होगा, उसके बाद उसका रिकवरी होगा, ठीक है। तो हेल्थ की तकलीफ़ हमें हर जगह पे देखने को मिल रही है, तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ी चिंता रहनी चाहिए। 9th हाउस खाली है, 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी रिजल्ट हम लोग बता चुके हैं। 10वें घर में जुपिटर है, सन के घर में जुपिटर रहना अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। लेकिन 10वें घर में जुपिटर हो तो ऐसे लोग टीचर की तरह काम ज़्यादा करते हैं। हो सकती है कि ऐसे लोग टीचर बन जाए, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन रहती है कि आप टीचर बन जाओ, दूसरे को सिखाओ। एक लिमिटेड सक्सेस रहती है करियर में, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे रहेगी उसकी थोड़ी नुकसान करेगा उस घर का। लेकिन 10th हाउस में जुपिटर रहना ये दिखाती है कि इनके जो करियर है वो टीचर की तरह होनी चाहिए। टीचर जो करियर इन लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन रहती है। और पिता की भी घर है, तो इनके पिता जो दिखाती है कि वो अच्छे प्रतिष्ठा होंगे अपने फैमिली में, या फिर अपने समाज में, सोसाइटी में उनका कुछ नाम रहेगा, ख्याति रहेगी, या अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिवों में उनके पिता का कुछ नाम, ख्याति कुछ रहेगा। तो एक बड़े पद की ओर या बड़े पोजीशन की ओर दिखाती है इनके पिता को। 11th हाउस में केतु है, तो सक्सेस की घर में केतु है। केतु किसके स्टार में बैठा हुआ है, केतु जो है हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसका स्टार लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 9वें घर के मालिक है और 2nd हाउस में बैठ रही है, तो 2-11 का एक कनेक्शन जुड़ रही है, 2-9-11 का एक डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ रही है केतु के द्वारा। तो केतु तो वैसे नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छी जुड़ रही है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये दिखाती है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। और 11th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट रहना अच्छी मानी जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 11th हाउस में हमेशा नेगेटिव प्लैनेट रहे, मंगल रहे, शुक्र रहे, राहु रहे, केतु रहे, शनि रहेगा तो भी देगा, लेकिन शनि लेट देगा। लेकिन शनि के बाद छोड़ दे तो और बाकी सारे नेगेटिव प्लैनेट अगर 11th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिल जाती है। अक्सर ऐसे लोग बिजनेस करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये एक लेडी के पाँव में शायद उन्होंने बिजनेस ना करने का ही सोचा होगा। लेकिन अगर किसी मेल के पाँव में इस तरीके का कनेक्शन जुड़े तो ज़रूर उनको कहना चाहिए कि आप बिज़नेस करिए, बहुत ही ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा आपको इस बिज़नेस में, और आप बहुत बड़े सक्सेस अचीव करेंगे। एक तो 11th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट और 2nd हाउस का भी कनेक्शन जुड़ रही है, 9th हाउस का भी कनेक्शन जुड़ रही है। ये बहुत ही अच्छी फाइनेंशियली सक्सेस की इंडिकेशन दिखाती है 11th हाउस के केतु के द्वारा। केतु रहेगा ही तो नेगेटिव ही देगा, ऐसा नहीं। 11th हाउस में ये बहुत अच्छी रिजल्ट दे पाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव प्लैनेट है। 11th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट बढ़िया रिजल्ट देती है आजकल के ज़माने में, कलियुग में। सत्य युग होता या और कोई युग होता तो दूसरी बात है, लेकिन अब आप जितनी क्लेवर होंगे, जितनी आप पैसे के मामले में जितना आपका दिमाग चलेगा, उतनी ही ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे इस युग में। तो उस हिसाब से 11th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट होना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये रही इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस। हेल्थ में प्रॉब्लम है और मेजर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ रेमेडी होगी जिसकी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या रेमेडी इनको लेनी चाहिए। लग्न जो लॉर्ड जो है वो मंगल है, वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इनके लिए क्या होगी। और
लग्न लौट के ये स्टार में बैठा हुआ है, इनके लिए जो मेन जो लेनी चाहिए वो रेड कोरल लेनी चाहिए। रेड कोरल इनको ज़रूर पहनना चाहिए, यही एक रेमेडी है जो इनको करनी चाहिए, और कोई रेमेडी की ज़रूरत हॉरोस्कोप से तो हमें देखने को नहीं मिली। इनकी पाम की भी एनालिसिस करेंगे तब देख लेंगे कितनी लेनी चाहिए। आपकी एज के हिसाब से अब आपको 15 से 20 कैरेट के डीप रेड कलर के कोरल लीजिएगा। रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा, ये आपकी सेहत के लिए लाभकारी होगा। तो इसी के साथ साथ इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नमस्कार।